अब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो क्या है, व्हेन टू लाइट वेव्स of same frequency, same wavelength, and constant phase difference superimpose on each other, then energy is redistributed in medium। ये जो फिनोमिनन है, सुपरपोजिशन के कारण एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने का, ये इंटरफेरेंस कहलाता है। अब मीडियम में कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर ये सेम फेज में सुपर इम्पोज हों। अगर ये सुपरपोजिशन सेम फेज में हो या अपोजिट फेज में हो, तो अगर ये सुपरपोजिशन सेम फेज में होता है तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और अगर ये वेव्स आपस में अपोजिट फेज में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम फेज होना चाहिए। इसका मतलब फेज डिफरेंस 2n पाई हो सकता है, पाथ डिफरेंस n लैम्डा और टाइम डिफरेंस nt। अपोजिट फेज के लिए फेज डिफरेंस 2n-1पाई, पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 और टाइम डिफरेंस 2n-1 λ/2 होगा। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो जो पैटर्न हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव में, हम कहते हैं कि हमें यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिला और यहां पर डार्क फ्रिंज मिल रहा है। अब हम इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस समझते हैं। काफी सिंपल है। सपोज हमारे पास में दो कोहेरेंट सोर्सेस थे और इनसे आने वाली लाइट, पहली लाइट वेव A sin ओमेगा t माइनस kx, इक्वेशन 1, और दूसरी लाइट का इक्वेशन B साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा है, जहां पर थीटा इन दोनों ही वेव्स में फेज डिफरेंस है। जब ये किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगी तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा, जिसे हम A साइन ओमेगा t माइनस kx
प्लस बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लिखेंगे। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी, यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया बी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। इन फर्स्ट टू पार्ट्स में से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आएगा, तो हमारे पास में ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ पर बी साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स बचा। ये हमने इक्वेशन 3 कहा। अब यहां पर हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लेट ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू आर कॉस फाइव, इक्वेशन 4, और बी साइन थीटा को आर साइन 5, इक्वेशन 5 कहा। जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5 प्लस आर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5। इस पूरे में से r कॉमन आ गया, ये हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो गया y इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। दिस इज इक्वेशन 6। अब हमारे पास इस इक्वेशन में एक r अननोन है और एक फाई अननोन है, तो फॉर कैपिटल R क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए हम इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। समझने के लिए ये हम इक्वेशन इधर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5 प्लस बी स्क्वायर, हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पे थीटा होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड रहा वो क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में पहले पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट कांस्टेंट इज सी, तो सी आर स्क्वायर को हमने आई कहा, सी ए स्क्वायर को I1 और सी बी स्क्वायर को I2। इक्वेशन 6 के स्क्वायर में हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में इक्वेशन ये बचा। अब बीच वाली टर्म के लिए हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट सी टाइम्स ऑफ ए अंडर रूट सी टाइम्स ऑफ बी कॉस थीटा रखा। तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इक्वल टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा रही। ये हमारे पास में हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। लेट दिस इक्वेशन बी 6। अब अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें, तो फेज डिफरेंस के लिए इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 का डिवीजन देंगे। तो हमारे पास क्या रहा, R साइन फाई डिवाइडेड बाय R cos phi इक्वल टू B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। तो हमारे पास में रिजल्टेंट वेव का फेज B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा रहता है। अब हमने देखा कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये रहे। अब यहां पर हम इनकी एक्सट्रीम कंडीशंस ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझेंगे। अगर ये सेम फेज में सुपर इम्पोज हो या अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज हो, सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और अपोजिट में है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम फेज में सुपर इम्पोज हो उसके लिए फेज डिफरेंस 2n पाई और अपोजिट फेज के लिए फेज डिफरेंस 2n-1 पाई। तो जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है तो यहाँ पर cos थीटा +1 आएगा, इसके लिए cos थीटा -1। तो जब हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास A प्लस बी रहेगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, तो ये हमारे पास में रूट I1 प्लस रूट I2 का
होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम अपोजिट फेस की बात करें तो आर मिनिमम यहाँ पर कॉस थीटा -1 हुआ तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आर मिनिमम हमारे पास a माइनस बी रहा। मिनिमम इंटेंसिटी रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर है। तो यहां से हमें क्लियर है कि आर मैक्सिमम a प्लस बी है, आर मिनिमम a माइनस बी है। दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। यहां पर परफेक्ट डार्क नहीं है। अगर हम एक कंडीशन ले लें कि इफ a इक्वल टू b, तो आर मैक्सिमम 2a होगा और I मैक्सिमम 4I0। इसी तरह से R मिनिमम 0 हो जाएगा और I मिनिमम भी 0। तो ये परफेक्ट डार्क है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, इंटरफेरेंस तो यहां पर भी हो रहा था लेकिन कॉन्ट्रास्ट उतना क्लियर नहीं था क्योंकि यहां पर परफेक्ट डार्क नहीं है। तो अगर हम परफेक्ट डार्क कंडीशन चाहते हैं तो दोनों ही सोर्सेस से आने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो जो डार्क फ्रिंज होगी वो परफेक्ट डार्क फ्रिंज कहलाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर YDS से डिस्कस करेंगे।